Assalamu alaikum, everyone. Today our topic is banking and its types along with functions. So, beta, first of all, I would like to explain you that what is banking and where we derive this word. So, beta, first of all, banking जो था वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो इटली में हुआ था, ठीक है। और वो इटली में इसलिए हुआ था इंट्रोड्यूस्ड क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग वगैरह थी वो अपनी पीक पे होती थी। तो वहाँ पर लोगों को ये लगा कि वो जो भी अपना मनी होता है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जब ट्रांसफ़र करते हैं या फिर मूव करते हैं तो उनको रिक्वायर्ड है एक ऐसा प्लेस जहाँ वो सेफ़ली जो है अपने कैश को अपने जो है मनी को जो है वो कीप करके रखें और फिर जब वो दूसरे कहीं किसी प्लेस जाएँ तो वहाँ पर उनको जो जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो फिर वो वहाँ पे ईज़िली उन अमाउंट को गेट कर लें। ऐसा ना हो कि वो जहाँ-जहाँ पूरे वर्ल्ड में जो है वो सराउंडिंग में सराउंडेड करते रहें तो वहाँ-वहाँ उनको रिक्वायरमेंट हो उस अमाउंट की, ठीक है? तो वो उसको लेके चलें। तो इसलिए बैंकिंग जो है वो इटली में सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका वर्ड जो है वो बैंको रखा था, ठीक है? ये डिराइव्ड हुआ है एक इटालियन वर्ड से बैंको और उसके बाद इसका नाम बैंक रख दिया गया, ठीक है? बेसिकली जो बैंकिंग है और बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और बैंकिंग जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में देने वाली जो सर्विसेज होती हैं उसे कहते हैं बैंकिंग। गॉट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज बैंक। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स हम देखेंगे कि बैंक क्या है, ठीक है। तो आरपी केंट कहते हैं अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ विच इज कलेक्ट द अनयूटिलाइज्ड मनी ऑफ द पीपल एंड टू लैंड इट टू अदर्स, ठीक है। आरपी केंट कहते हैं कि बैंक जो है वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर क्या होता है कि हम सेवर से पैसे लेके बोरोवर तक पहुँचाते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी सोसाइटी में 2 तरह के भी लोग हैं जिनमें ये होता है कि कुछ के पास बहुत पैसा है, जो कि वो चाहते हैं कि उसको सेव करके रखें और कुछ लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं और उनके पास क्रिएटिविटी है, उनके पास जो है वो प्लान्स होते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, लेकिन उनके पास लैकिंग होती है उस अमाउंट की, उस मनी की, फाइनेंस की, ठीक है? तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैंकिंग एक ऐसा इंटरमीडिएरी है जो लैंडर को जो है लेंडर से पैसे लेकर जो है वो बोरोवर को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है उनके पास और वो उसको जो है सेव करके किसी जगह रखना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, बैंक में रखवा देते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है बैंक, उसमें रखवा देते हैं ताकि फिर क्या हो कि वहाँ पर उनकी अमाउंट सेफ रहे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो है उनको जो है क्योंकि वो बैंक में जब सेव करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको जो है कुछ इंटरेस्ट मिले जो कि उन्हें बिना किसी मेहनत के अर्निंग मिलती रहे, ठीक है। तो वो इस पर्पज़ के लिए एक लेंडर जो है वो इस थॉट के साथ जो है अपना पैसा जो है एक इंस्टीट्यूशन में बैंक में रखवाता है, ठीक है, ताकि उसकी पैसों की सेफ कस्टडी भी रहे और उसको उसके अगेंस्ट जो है कुछ इंटरेस्ट की शेप में कुछ अमाउंट भी अर्न होती रहे, ठीक है। और इसी तरीके से अगेंस्ट अगर हम बोरोवर्स के पास जाएँ या फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएँ तो उनको जो है उनके पास तमाम चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, एवरीथिंग दे हैव बट they do not have money, so that's why they approach to the bank। वो अप्रोच करते हैं बैंक में और वहाँ जाके वो अमाउंट जो है गेट करते हैं जितनी भी वट एवर दे रिक्वायर्ड फॉर देयर बिजनेस। और फिर क्या होता है बेटा, उसके अगेंस्ट बोरोवर्स जो होते हैं बैंक को क्या देते हैं, अमाउंट देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे कैटेगराइज्ड जो मैंने आपको किया है बैंकिंग सिचुएशन को, तो उसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि लेंडर से पैसे लेते हैं और जो है बोरोवर्स को देते हैं। तो जब बोरोवर से को देते हैं वो तो उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल उनसे 10% वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लेंडर को उसमें से 8% जो है इंटरेस्ट रेट देंगे और बाकी 2% जो है वो अपने पास रख लेंगे क्योंकि वही उनका जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम,
ठीक है। इसी तरह से आर एस सेयर्स जो हैं, ही इज ऑल्सो से दैट बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस हुज डेट आर कॉमनली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर्स पीपल्स डेट। ठीक है, इन्होंने भी बिल्कुल सेम बात कही है कि यहाँ पर क्या होता है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो भी उनके जो डेट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं दूसरे पीपल्स की डेट में। ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में आपको बताया है कि एक बंदा जो है जिनको पैसों की ज़रूरत है वो रिक्वायर्ड करता है बैंक से, तो बैंक एक वो इदारा है जो कि बोरोवर्स को, इन्वेस्टर्स को भी अमाउंट जो है वो एडवांसेस देते हैं। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करता है। The next one author is John Harry says, bank is an economic institution whose main idea aims is to earn profit through exchange of money and credit instrument. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कंक्लूजन इन तीनों डेफिनेशंस का यही है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको एक जो हमारे पास सेवर्स हैं उनसे पैसे गेट करके और जो नीडी पीपल हैं, जो बोरोवर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट वो दोनों को जो है, जो सेवर्स होते हैं, जो लैंडर्स होते हैं, उनको जो है वो अमाउंट जो है इंटरेस्ट रेट के तौर पे उनको देता है, और बोरोवर से वो इंटरेस्ट की शेप में जो है अमाउंट वो गेट करता है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। काइंड्स ऑफ बैंक। अच्छा, काइंड्स ऑफ बैंक में नंबर 1 इज कमर्शियल बैंक, द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज बैंक, थर्ड इज इंडस्ट्रियल बैंक, फोर्थ एग्रीकल्चरल, और इसको कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, देन सेविंग बैंक्स, एंड द लास्ट वन इज सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा, कमर्शियल बैंक, सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की कि कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या है। बेटा, कमर्शियल बैंक जो है वो जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि आपको उसकी जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो एडवांसेस देता है, लोन, और जो है डिपॉजिट करता है अमाउंट। ठीक है, कैश वो डिपॉजिट करता है लोगों से और उसका लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। जब भी आप जो हो, अगर आप का बैंक जाना हुआ हो तो आपने देखा होगा कमर्शियल बैंक में सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2-3 नाम बता देती हूँ, जैसे कि हबीब बैंक है, एचबीएल, एनबीपीए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और यूबीएल बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये तमाम बैंक जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, अगर आप लोगों का जाना हुआ हो तो आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग वहाँ पर कैश जो है वो या तो डिपॉजिट करवाने आते हैं, या फिर जो है वो जो कैश होता है वो विदड्रॉ करवाने आते हैं। ठीक है, तो मेन जो उसका पर्पस होता है कैश का, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और एडवांसेस लोन भी है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि आप वहाँ पर जाओ तो कुछ जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं बैंक्स में, और वो जो है आप लोगों को, अगर आप जाओ और उनसे बोलो कि आपको जो है लोन्स चाहिए, तो वो आपको ऑफर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस कैटेगरी का लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, या फिर जो है वो हाउस फाइनेंसिंग लोन चाहिए, या फिर आपको पर्सनल लोन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो डिटेल्स आपसे पूछते हैं, और एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको जो है वो लोन जो है वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको डिस्क्लोज करते हैं और आपको बताते हैं उसके बारे में सारा स्केड्यूल, एंड देन यू विल गेट द लोन ईजिली। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का बेसिक जो पर्पस है वो ये होता है कि वो लोगों से डिपॉजिट गेट करता है, और फिर उन्हीं डिपॉजिट को दूसरे लोगों को, जो नीडी पीपल होते हैं, उन तक पहुंचाता है एज एन एडवांसेस। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज बैंक। ठीक है बेटा, एक्सचेंज बैंक क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसीज होती हैं, और अब जब हम पाकिस्तान, जो कोई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो अगर पाकिस्तान विजिट करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो किसी दूसरे कंट्री मूव करेंगे तो उस कंट्री की करेंसी भी उनके पास होनी चाहिए। सही है, तो आप जब कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे कंट्री में मूव करता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होती है, आपकी ये फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवाना होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज यूके से कोई बंदा आ रहा है तो अपने डॉलर्स को किस में एक्सचेंज करवाएगा, पाकिस्तान अगर आ रहा है तो पीकेआर में। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, तो ये जो करेंसी एक्सचेंज होती है बेटा, ये एक्चुअली होती है हमारी एक्सचेंज बैंक्स में। ठीक है, अच्छा,
सबसे मज़े की बात ये है कि एक्सचेंज बैंक्स जो हैं वो आपको डिफरेंट जगह पर मिलेंगे, मनी एक्सचेंजर्स एक्सेट्रा। लेकिन जो है कमर्शियल बैंक जो है वो खुद भी जो है एज एन एक्सचेंज बैंक जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अभी हम जब फर्दर आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कमर्शियल बैंक ने तमाम बैंक्स की जिम्मेदारी एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक खुद ही ली हुई है और वो अपने आप को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, तो कमर्शियल एक्सचेंज बैंक्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको करेंसी जब एक्सचेंज करनी है और एक्सचेंज रेट्स मालूम करने हैं तो आप एक्सचेंज बैंक में जाते हो, बट इसके अलावा आप कमर्शियल बैंक से भी अप्रोच कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं बेटा, नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्रियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो है एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। बेसिकली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करता है फॉर द बेटरमेंट और फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। बट इसके साथ साथ जो है आजकल कमर्शियल बैंक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे एज वेल एज एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक भी जो है उसके भी जो फंक्शंस हैं वो भी अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक भी प्ले कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव बैंक। सही है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है इंडस्ट्रियल बैंक की तरह। जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक में हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंडस्ट्री बेटरमेंट। इन दिस वे एग्रीकल्चरल बैंक आल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स फॉर द एनहांसमेंट ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। ठीक है, और पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल बैंक है उसको क्या, उसका नाम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिसे अभी नाउ अ डेज वी कैन से ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका भी बेसिक फंक्शन यही होता है कि फार्मर्स को जो है लोन प्रोवाइड करें, उनके जो भी उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो भी पैसे चाहिए वो जो है एग्रीकल्चरल बैंक जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर से मैं यही कहूँगी कि कमर्शियल बैंक भी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को भी वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द सेविंग्स बैंक। सेविंग्स बैंक बेटा वो होते हैं कि जो आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेविंग्स करने के लिए जो है वो इंसिस्ट करते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, लोगों के पास, स्टूडेंट्स से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं और उनको अपने जो भी उनकी डील होती है वो बताते हैं और उनको जो है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप जो हो हमारे पास सेविंग करवाइए और आपको इतना परसेंट इंक्रीमेंट मिलेगा या इतने परसेंट जो है आप एक्स्ट्रा गेट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो सेविंग्स बैंक होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं लोगों से और वो जो है उसके अगेंस्ट लोगों को क्या देते हैं, इंटरेस्ट की शेप में जो है वो अमाउंट देते हैं। ठीक है, और ये इंटरेस्ट की शेप में जो अमाउंट दे रहे होते हैं वो तो वो पहले से डिफाइंड होती है कि वो मंथली देंगे या क्वार्टरली देंगे या सेमी एनुअली देंगे या एनुअली देंगे। ठीक है, और कितना परसेंट देंगे ये भी जो है एग्रीमेंट के वक्त प्रिलिमिनरी ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। ठीक ठीक है, अच्छा, अब बात आती है सेंट्रल बैंक की। ठीक है बेटा, सेंट्रल बैंक, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक, अभी तक जो मैंने तमाम बातें की हैं आपसे, कमर्शियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, सेविंग बैंक, बेटा ये वो बैंक्स हैं कि इनकी मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो आप कमर्शियल बैंक में मैंने आपको नाम बताएं, HBL, NBP, UBL, ABL, अल्फला, तो डिफरेंट जो है ब्रांड्स आपको नज़र आएंगे कमर्शियल बैंक में। सही है, इसी तरह से एक्सचेंज, मनी एक्सचेंजर्स में आपको यूनियन पे, वेस्टर्न यूनियन एक्सेट्रा बहुत सारे नज़र आएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक की भी मोनोपोली नहीं है, एग्रीकल्चरल बैंक की भी मोनोपोली नहीं है और सेविंग बैंक की भी कोई मोनोपोली नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखें सेंट्रल बैंक वो वाहिद बैंक होता है जो किसी भी कंट्री में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, उसकी अपनी एक मोनोपोली है। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक बैंक होता है। ठीक है,
इसको इसलिए इसको पेरेंट बैंक भी कहा जाता है। अच्छा, अब क्यों कहा जाता है पेरेंट बैंक? तो आप ये बात भी समझें कि सेंट्रल बैंक को पेरेंट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तमाम अदर बैंक्स को, लाइक कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक वगैरह, इन तमाम बैंक्स को रेगुलेट कर रहा होता है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा होता है, ठीक है। और ना सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है और रेगुलेट करता है, बल्कि उसको जो है मॉनिटर भी करता है। और अगर कोई जो बैंक होता है वो एज पर द रिक्वायर्ड रूल्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा होता तो उसको पेनलाइज भी करता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास काइंड्स ऑफ बैंक। होपफुली यू हैव क्लियर टिल देयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइलेंट फीचर्स ऑफ बैंक, ठीक है। कि इंपॉर्टेंस क्या होती है बैंक्स की, कोई भी बैंक जो है उस वो क्यों इतना ज़्यादा आजकल बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट होते चले जा रहे हैं, और जो है इतनी ज़्यादा क्यों वर्थ है इस बैंकिंग सेक्टर की। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर साइलेंट फीचर है जिसमें डीलिंग इन मनी। सही है, बैंक वो इदारा है जो कि मनी में डील करता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ मनी डिपॉजिट, आप जब भी जाओ, जितने भी पैसे लेके जाओ बैंक में कि हमें ये डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, वो कभी आपको जो है मना नहीं करेगा। सही है, पेमेंट एंड विदड्रॉल्स, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आप बैंक में जाते हो तो आप देखते हो कि लोग डिपॉजिट भी करवा रहे होते हैं और अमाउंट विदड्रॉ भी करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड कम और कंपनीज, ठीक है। अच्छा, बैंक जो है वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ काम करता है और ना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए काम करता है, सही है। वो दोनों को लेके चलता है। कंपनी सेक्टर्स भी अपने अकाउंट ओपन करवाती हैं, वो भी अपनी ट्रांजेक्शन्स करती हैं यहाँ से, और इंडिविजुअल पर्सन भी जो होता है वो बैंक से अप्रोच करता है और अपनी तमाम फैसिलिटीज बैंक की वो अवेल करता है, ठीक है। इसी तरह से वेरियस ब्रांचेस, एक बैंक है एचबीएल, अब आपने देखा होगा उसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट एरियाज में मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। बाय जस्ट बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो कि आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, सही है। तो इस वजह से ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं लोगों की कन्वीनियंसी के लिए, सही है। फंक्शन इंक्रीजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है, ठीक है। वो आपको सेफ्टी लॉकर्स भी प्रोवाइड करता है, वो आपको जो है वो अदर कंट्रीज से जो है वो डीलिंग भी करवाता है इन टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह से वो जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो आपके डिपॉजिट सेव कर रहा है, ठीक है, आपको सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करता है, सही है। इसके अलावा भी अब तो हमारे पास बैंकिंग जो है वो अब इंटरनेट बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई है और मोबाइल बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बिजनेस इन बैंकिंग, बैंकिंग के थ्रू बिजनेस हो रहे हैं आप, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन से यहाँ पर मुराद बेटा ये है कि अब एक एचबीएल है, ठीक है। तो एचबीएल की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, वो अपने लोगों से पहचाना जाता है और उसके प्रोडक्ट से वो पहचाना जाता है, सही। हर एक बैंक जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन रखता है। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ एडवांस लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। Now I am moving to the functions of commercial bank. So first of all, I would like to define you what is commercial bank. But previously, as I have defined it to you, now I am going to define it by author definitions. A commercial bank is a type of financial institutions that accept deposits, offer checking account. Checking account क्या होते हैं बेटा? वही जो current account होते हैं. Makes various loan and offer basic financial product like certificate of deposits and saving accounts to individuals and small businesses. A commercial bank is where most people do their banking as opposed to an investment bank, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कमर्शियल बैंक के तमाम फंक्शंस बता दिए उन्होंने कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, इसके अलावा करंट अकाउंट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट से मुराद ये कि जो लोग सेविंग करना चाहते हैं तो उनको वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी देता है कि भाई आप जो है अपनी अमाउंट इस सर्टिफिकेट में लगा लीजिए, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर वो आपको सेविंग अकाउंट की तरफ ले जाता है कि आप इस अकाउंट में इतनी अमाउंट इतने साल तक जो है वो सेव करके रखोगे तो आपको इतना परसेंट इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक की तमाम जो है एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की दो काइंड्स होती हैं बेटा, एक स्केजुअल बैंक है और एक नॉन स्केजुअल बैंक है, ठीक है। स्केजुअल बैंक वो बैंक होता है जो कि सेंट्रल बैंक का मेंबर होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का मेंबर होने से मुराद यहाँ पर ये है कि बेटा वो बैंक जो सेंट्रल बैंक की रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो वो बैंक क्या होता है, वो स्केजुअल बैंक होता है।
और नॉन स्केजुअल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट होते हैं, वो वहाँ उसके मेंबर नहीं होते और वो सेंट्रल बैंक की किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो नहीं करते। तो इसका स्केजुअल बैंक होने का क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि जब भी कभी कमर्शियल बैंक जो है उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उसके सामने अपेयर्ड होता है। इसके अलावा भी उसकी वो हेल्प करता है। बट नॉन स्केजुअल बैंक क्योंकि वो टोटली डिस्कनेक्ट होता है सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक से वो किसी भी बात के लिए जो है वो हेल्प नहीं ले सकता, असिस्टेंस नहीं ले सकता। नाउ मूव टू द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस में। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मेन फंक्शंस होते हैं कि कमर्शियल बैंक ये तो करता ही है, हर हर कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि लोगों के पैसे वो अपने पास एज अ डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करता है, सेव करके रखता है। ठीक है, लोग अपना जो अमाउंट होती है, अपनी अमाउंट वो बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ जो है वो बैंक्स में जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने हमें जो है 3 तरह के जो है डिपॉजिट अकाउंट बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इज सेविंग डिपॉजिट। बेटा सेविंग डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट में हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, और एक करंट अकाउंट होता है। जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें ये होता है कि लोगों को बोला जाता है कि आप जो भी अमाउंट इसमें रखोगे, इसमें डिपॉजिट करवाओगे, अब लेट सपोज के 1 लाख रुपीज़ उन्होंने 1 मंथ में डिपॉजिट करवाया है, तो किसी दिन जो है 10,000 करवाया था, किसी दिन 2,000 करवाया, इस तरह करके उन्होंने फ्लक्चुएट करके 1 लाख रुपीज़ सबमिट करवा दिए। ठीक है, डिपॉजिट करवा दिए। लेकिन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में ये होता है कि कोई भी बंदा चाहे तो वो अपने पैसे किसी भी वक्त निकाल भी सकता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जो है जितना भी पैसा बचा होगा उस अकाउंट में, ठीक है, तो क्या होता है जितना भी पैसा बचा होगा उस अकाउंट में उसका एक एवरेज निकाला जाता है और फिर उस एवरेज के थ्रू उसको परसेंटेज के थ्रू जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, यानी सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट पे होता है कि जितना भी अमाउंट आपके पास जो है पूरे साल में मौजूद था उसका एक एवरेज निकाला कि और उसके बाद उस एवरेज पर परसेंटेज चार्ज करके इंटरेस्ट रेट लोगों को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं वो अकाउंट होते हैं जिसमें लोग जो है अपना पैसा डालकर छोड़ दें, यानी कि वो पहले से डिसाइडेड होता है कि 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के लिए आपको अपना इतनी अमाउंट जो है फॉर लेट सपोज 1 मिलियन रुपीज़ वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप इन 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में कभी भी उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स जो है फिर आप उस पैसों को अपने पास विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इतने टाइम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड होता है तो वो आपको मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पर आपने पैसे रखे और आप जब चाहो निकाल लो, इसमें कोई इंटरेस्ट आपको ना मिलता है ना कोई डिडक्शन होती है। ठीक है, द सेकेंड प्राइमरी फंक्शन इज एडवांसिंग लोन। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक जो होता है वो लोन भी प्रोवाइड करता है लोगों को, और लोन जब प्रोवाइड करता है वो लोगों को तो जो है डिफरेंट शेप में करता है। एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें वो कोई गारंटी मांगता है, कोई जो है वो या तो मॉर्गेज की शेप में या फिर किसी पर्सन की शेप में कि कोई भी शख्स हो जो आपकी गारंटी दे रहा हो एज अ गारंटियर, और अगर तो आप कुछ गिरवी लग रखवा लो मॉर्गेज के तौर पे। और अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जो कि छोटी अमाउंट जब आपको देनी होती है किसी को लोन के तौर पे तो फिर आप उससे कोई गारंटी नहीं लेते, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, जस्ट ऐसी ही आप दे देते हो। ठीक है, यानी बैंक दे देता है। सही है, उसके बाद नाउ मूव टू द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शंस बेटा वो फंक्शंस होते हैं कि ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो दूसरे कमर्शियल बैंक ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शंस वो होते हैं जो मेनली जो फोकस में थे कि वो तो करना ही करने और ये भी करते हैं। सही है, सेकेंडरी फंक्शंस में सबसे पहले एजेंसी सर्विस आ जाती है। बेटा आपने देखा होगा एजेंसी सर्विस में ये होता है कि जो क्या कहते हैं, एजेंसी सर्विसेज में ये होता है कि आप जैसे शेयर्स वगैरह जो शेयर्स मार्केट में प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑफर होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स जो होते हैं,
तो कमर्शियल बैंक के थ्रू भी वो जो है वो लोगों तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है, ऑफ़र किए जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक एज़ एन एजेंट, कंपनी का एजेंट बनकर जो है वो लोगों तक जो है वो जो शेयर्स होते हैं वो ऑफ़र करवाता है, लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, आपको पता है कि आप इस कराची में हो और आपको हैदराबाद अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो कमर्शियल बैंक कैन ईज़िली ट्रांसफ़र योर मनी टुवर्ड देयर, ठीक है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक का बिल हो या गैस का बिल हो, वाटर बिल हो, कोई भी बिल हो, तो वो यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रेडिट क्रिएशन, बेटा क्रेडिट क्रिएशन इज द ऑल्सो अ मेन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें क्या होता है कि आपने 10 रुपये रखवाए हैं और फिर डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में, और वो 10 रुपये कुछ सालों बाद जो है वो 100 रुपये बन जाते हैं। वो किस तरह से बनते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास में ज़रूर मैं डिटेल में बताऊंगी। बस अभी इतना समझ लें कि क्रेडिट क्रिएशन में ये होता है कि आपकी अमाउंट मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो डिस्काउंट करवाया जाता है इसमें। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो है, जब उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और उसको जो है उसकी मैच्योरिटी से पहले अमाउंट रिक्वायर्ड हो जाए, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की जो भी मैच्योरिटी है उससे पहले उसको उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड हो, उसको ज़रूरत हो उसकी, तो वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक के पास जाता है और कमर्शियल बैंक से कहता है कि भाई मेरा लेट सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आफ्टर 5 डेज जो है वो हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, और उस वक्त मुझे 10% प्लस मिलेगी इसकी अमाउंट जो भी है। तो आप एक काम करो, इसको डिस्काउंट कर लो और अपने पास रख लो। तो कमर्शियल बैंक बिल्कुल एक्सेप्ट करता है उसको, डिस्काउंट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो उसको जो है 10% प्रॉफिट जो होने वाला था 5 डेज बाद, वो उसको 5% प्रॉफिट दे देता है और कहता है कि अब बाकी का 5% जो एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे, वो मेरा एक तरह से प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया जाता है। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, बेटा जो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू जो करवाते हैं हम, वो कौन करवाता है, कैसे करवाते हैं, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू करवाते हैं। यानी कि एक्सपोर्टर का कमर्शियल बैंक और इंपोर्टर का कमर्शियल बैंक इसमें इंगेज्ड होता है और लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी जो होती है बेटा, आपने देखा होगा कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पर जाओ और आप लॉकर्स जो है वो बाय करो उनसे, और अपनी जो भी जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें होती हैं आपकी, चाहे वो प्रॉपर्टी पेपर्स हो या फिर गोल्ड हो या फिर जो भी प्रीशियस आपकी चीज़ है, वो आप उस लॉकर में जो है वो सेफली रखवा देते हो, ठीक है। उसके अगेंस्ट कमर्शियल बैंक आपसे चार्जेस लेता है, लेकिन आपको वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ मूव टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेंट्रल बैंक को मैं यही बताऊंगी कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि आपको कमर्शियल बैंक को या तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करके देता है, और वो ना सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करके देता है बल्कि उसको फॉलो अप करवाता है, और अगर कोई उसको फॉलो ना करे तो उसको पेनलाइज्ड भी करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का अपना एक ऑडिट होता है, उसकी ऑडिट टीम आती है कभी भी कमर्शियल बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जब वो ऑब्जर्वेशन करती है और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के जो है अपोजिट चल रही हो, तो फिर उसमें वो पेनलाइज भी करता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, वो उसने दे दिया है तमाम इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो उसको फॉलो करें, लेकिन अगर कोई नहीं करता, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा होता, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर फिर उसको पेनलाइज किया जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बेटा, सेंट्रल बैंक के मल्टीपल फंक्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू, ठीक है। बेटा मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू से मुराद यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि तमाम कंट्री में जो है हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, भले उसकी वेरियस जो है मल्टीपल ब्रांचेस क्यों ना हो जाए, लेकिन बैंक एक ही होगा, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के पास सबसे अहम जिम्मेदारी जो होती है वो नोट इशूइंग की होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो है कंट्री का जो करेंसी होती है, वो करेंसी के नोट्स जो होते हैं वो इशू करता है। ये मोनोपोली है इसकी, सही है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये जिम्मेदारी है, और कोई उस कंट्री का कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो नोट इशू नहीं कर सकता एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो नोट इश्यू की इशुएंस की जो मोनोपोली है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है, सेंट्रल बैंक ही नोट इशू करता है। और और ये जो है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व
जो है नोट इशू करता है, सही है। लाइक किसी भी कंट्री का जो भी वॉट एवर रिजर्व है उसके इक्विवेलेंट नोट इशू किए जाते हैं। और अगर अगर कोई कंट्री जो है अपने रिजर्व से ज़्यादा नोट इशू करेगा तो वहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से नोट उतने ही इशू किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक उतने ही इशू करता है जितने रिजर्व होते हैं। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास कोई अपनी कोई पावर नहीं होती इसमें कि वो जितने भी चाहे और इशू कर ले, नहीं, बल्कि एक लिमिट होती है कि आपके पास आपके कंट्री के जितने रिजर्व हैं आप उतने ही उसके ही इक्वलेंट जो है वो नोट इशू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बेटा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट से मुराद यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि मुल्क में महंगाई होती है, ठीक है। मुल्क में महंगाई होती है और अब उसको जो है कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन जब आता है तो उसको जब कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए एक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। तो वो पॉलिसी जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कौन बनाता है, कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, तो ये सेंट्रल बैंक करवाता है, जिसके थ्रू क्रेडिट भी कंट्रोल होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल जो है डिफरेंट इसके जो वेस हैं कि हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, वो भी मैंने अभी आगे और एक्सप्लेन फर्दर किया है, तो अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं और गोल्ड होता है, तमाम चीज़ें किसके अंडर होती हैं, सेंट्रल बैंक के पास होती हैं। कस्टडी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन है, सेंट्रल बैंक है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बेटा लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जब आपके पास, जब कमर्शियल बैंक के पास जो है शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाती है, पैसों की किल्लत हो जाती है, और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो किससे अप्रोच करे, तो फिर वाहिद लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन बचता है, सेंट्रल बैंक बचता है। तो ये तमाम, जैसे मैंने आपको बताया, स्केजुअल और नॉन स्केजुअल बैंक, तो स्केजुअल बैंक ही सिर्फ अप्रोच कर सकता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एज अ सेंट्रल बैंक को, कि उसको जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट है तो फिर सेंट्रल बैंक उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन स्केजुअल बैंक चाहे कि वो अप्रोच करे तो उसको एंटरटेन नहीं करेगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने कमर्शियल बैंक में पढ़ा था, जिसमें ये था कि भाई एक पर्सन की जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करता है, ठीक है। और फिर अगर कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो जाती है और वो चाहता है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट करवाए, तो वो किसके पास जाएगा, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, बेटा क्या होता है कि जब आप कमर्शियल बैंक के पास जब कोई डिपॉजिट आता है ना, लेट सपोज 100 रुपीज़ किसी पर्सन ने डिपॉजिट किए, ठीक है। तो उसका कोई एक कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है कि आप लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने बोला हुआ है कि आप ईच डिपॉजिट पे 10% जो है वो कैश रिजर्व मेरे पास कस्टडी में रखवाएंगे, ठीक है। तो वो तमाम कमर्शियल बैंक से जो जो भी वॉट एवर उनकी डिपॉजिट हुआ होता है उसका जो भी उस करंट टाइम पे जो है रिजर्व रेट चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग कैश जो है अपने पास लेकर कस्टडी में रखता है, ठीक है। ताकि जो है वो जब उनको रिक्वायरमेंट हो, लिक्विडिटी की ज़रूरत हो या कुछ भी हो, तो फिर वो उस वक्त लैंडर एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। फिर आता है क्लियरिंग हाउस सर्विसेज। बेटा आपने देखा होगा यहाँ पर कि आपके चेक्स से की मैं मिसाल दूँ तो चेक्स जो हैं वो क्लियरिंग में जाते हैं, ठीक है। क्लियरिंग में किस तरह जाते हैं कि अगर लेट सपोज आपको एचबीएल का अकाउंट का चेक मिला है लेकिन आपका अकाउंट जो है वो नेशनल बैंक में है, ठीक है। तो आप नेशनल बैंक में जाते हो और आप अपने अकाउंट की डिपॉजिट स्लिप फिल करोगे और वो एचबीएल का चेक उसके साथ अटैच करके बैंकर को दे दोगे, ठीक है। फिर वो आपको कहेगा कि आफ्टर 2 डेज जो है ये क्लियर होकर आपके अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगी, सही है। तो ये जो क्लियर होकर आती है ये कहाँ से आती है, तो एक ये इदारा होता है, सेंट्रल बैंक अपने पास एक यूनिट बनाता है जो हमारे पाकिस्तान में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी। तो निफ्ट के पास जो है ये तमाम चेक्स जाते हैं और फिर वो उसको क्लियर करके उसके बाद लोगों के अकाउंट में वो उसके अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। तो इसके लिए इट टेक्स टाइम ऑफ 2 डेज। लेकिन अगर इंटरसिटी ट्रांजेक्शन होती है, इंटरसिटी का होता है लेट सपोज के अभी जो मैंने बात की 2 दिन का में जो क्लियर होता है चेक, तो वो उस वक्त होता है जब आपके पास एचबीएल का चेक कराची का है और एनबीपी नेशनल बैंक का अकाउंट भी कराची का है, तो वो तो 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एचबीएल का चेक इस्लामाबाद का है और आपका नेशनल बैंक का अकाउंट जो है वो कराची का है, जब इंटरसिटी ट्रांजेक्शन होगी तो फिर इट टेक्स 5 डेज, ठीक है। तो फिर क्लियरिंग होने में 5 दिन लगते हैं। गॉट इट।
अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अगर आप लोग देखो तो इट इज़ अ सोल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में, क्योंकि बता रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जैसे आपको पता है कि ये एक सोल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ये पेरेंट बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक आपको पता है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, देयर आर वेरियस कमर्शियल बैंक लाइक यूबीएल, एचबीएल, एनबीपी एक्सेट्रा। सही है। सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप। सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक है, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होता है उसकी ओनरशिप जो होती है वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। लेट्स सपोज कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का है और बाकी तमाम बैंक जो है वो प्राइवेट ओनरशिप ओन करते हैं। ठीक है। टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो उनका पर्पस, बेसिक पर्पस जो है वो कंट्रोल करना है क्रेडिट को। उनका पर्पस ये नहीं है कि वो अर्न करें प्रॉफिट। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या है कि टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है। इन अ कंट्री देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। एक कंट्री में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। बट इन अ कंट्री देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। कंट्री सेंट्रल बैंक डज नॉट compete विद अदर बैंक। सही है कि कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक का, सॉरी, कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसकी मोनोपोली पावर है, वो एक ही बैंक होता है एक कंट्री का। बट कमर्शियल बैंक में कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें एक कंट्री में काफ़ी बैंक्स होते हैं और वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होते हैं, वो परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन में चल रहे होते हैं। ठीक है। सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट द कंट्री और स्टेट्स। सेंट्रल बैंक जैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नोट इशू इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि नोट इशुएंस, मोनोपोली ऑफ नोट इशुएंस। लेकिन कमर्शियल बैंक का ये नहीं है। कमर्शियल बैंक का क्या है? एडवांसेस, लोन एंड रिसीविंग डिपॉजिट्स। ठीक है। In case of any crisis, central bank becomes lender of last resort of for commercial bank. ठीक है। कि अगर कोई क्राइसिस आ जाते हैं कमर्शियल बैंक को तो स्टेट बैंक एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो है उसके लिए हेल्प करता है। बट कमर्शियल बैंक ऐसी फैसिलिटी नहीं देता किसी को। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करता। सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज ऑन डेवलपमेंट वर्क। सेंट्रल बैंक जो है पॉलिसीज मेकर है। ठीक है। और कमर्शियल बैंक क्या है? पॉलिसी फॉलोवर है। ठीक है। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा ये मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सो आई वांट टू एक्सप्लेन यू देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बोथ। Fiscal policy is operated or regulated by government, but monetary policy is regulated by central bank. ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो इदारा है, जो हेड है, वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ही बनाता है। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बेटा वो क्यों होती है, क्या होती है? तो एक छोटा सा इसका ये है इंट्रोडक्शन, कि जब भी आप कंट्री में देखोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, सही है, कभी भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जब बहुत हाई होने लगता है तो सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें वो करता ये है कि कहता है कि मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए इकोनॉमी से और इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जाए। सही है। तो इंटरेस्ट रेट को हाई करके मनी सप्लाई को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं और इस तरह से वो इन्फ्लेशन को जो है, महंगाई को काबू में रखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं वो इन्फ्लेशन को। और इसी के वाइस वर्सा अगर अगर जो है मनी सप्लाई जब बहुत कम होती है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसों की किल्लत होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी प्रोजेक्ट में, तो फिर सेंट्रल बैंक क्या करता है, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जो कि जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। उसमें वो अलाउ करता है कि इंटरेस्ट रेट को जो है बहुत कम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए और मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है। तो इस तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है और ये गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है और फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। गवर्नमेंट से मुराद ये कि सेंट्रल बैंक एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक ही ये पूरा बनाकर मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करके और फिर इसके बाद लोगों तक इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है। गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यही होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमी हमारी जो है वो स्टेबलाइज रहे, उसमें जो है वो
इंक्रीमेंट आता चला जाए और लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाए। सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होने लगता है, तो उसको लो करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज इससे किया जाता है। इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट जब वो कम करते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और मनी सप्लाई को जब कम करना होता है तो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी डिपेंड करती है आपके इन्फ्लेशन रेट पे। एक्चुअली ये तमाम चीज़ें इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड कर रही हैं, और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए ये दो टूल यूज़ करता है, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। ठीक है, और उससे बैलेंस करके फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी स्टेबलाइज्ड होती हैं, और गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये 5 जो हैं हमारे गोल्स हैं, जो कि किसी भी कंट्री के गोल्स होते हैं, जो कि उसको स्टेबलाइज्ड वे में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ही बनाता है। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। नाउ मूव टू द डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की मैंने आपसे बात की, तो डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि आपको क्विकली जिसके लिए डिसाइड करना होता है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसके लिए हमें क्विकली जो है जो डिसीजन लेना है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या लेना है। ठीक है, तो होता ये है बेटा कि मुल्क के में कुछ अनसर्टेन जो कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, हो सकता है कि कोई फ्लड आ जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आ जाए जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी हमने जो डिसाइड की थी कि पूरे साल हम इतनी चलाएंगे या इस तरीके से हमें करना है कि इंटरेस्ट रेट कम रखना है या ज़्यादा रखना है, लेकिन अचानक से कुछ अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें अचानक से फिर से जो है क्विकली कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको लेना पड़ता है, और डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसी भी जब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस जब आते हैं तो उस वक्त जो भी हमारे जजमेंट या पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को जो है वो कंसीडर करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते हैं, और उसी वक्त जो है क्विकली दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हमारा बेटा यहाँ तक टॉपिक जो है वो कवर अप हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से जो है क्रेडिट कंट्रोल करता है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं सेक्शन 2 में, और अब तक के लिए इतना ही है। सही है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।